जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और मैं जो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ मैडम रुश्ता से, तो जैसे बदर साहब ने ये बात कही थी कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो हैं इस पूरे सिचुएशन के बाद, बहुत सारे पेंडिंग सिचुएशन जो केसेस हैं उनको एक स्पीड लगनी शुरू हो जाएगी, चेक एंड बैलेंस आ जाएगा, जजेस की जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद से ऑटोमेटिकली जो कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो अदलिया है, अगर मैं लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम जुडिशरी तक अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ केसेस जो है जो कि पेंडिंग है, तो शायद कि वो बकौल बदर साहब के कि अगर हम ये इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। पहली बात मेरा मैडम आपसे क्वेश्चन ये है कि ये चलें ठीक है, आपने कर लिया, ठीक हो गया, आपके वक्त की जरूरत थी, आपने इस वक्त की जरूरत के मुताबिक सारा कुछ किया, लेकिन क्या लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम जुडिशरी तक क्या ये पॉसिबल नहीं था कि आप नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना शुरू कर देते? देखिए, अगर हम लोअर जुडिशरी में जाते हैं तो आपको पता है वहां पे बहुत सारी कोर्ट्स हैं, बहुत सारे जजेस हैं जो कि बवक्त वहां पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ जजेस कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ द केसेस। जी मैम। जी हसाम, बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है और जजेस की तादाद कम है, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क के रिसोर्सेज हैं हमें उनकी तरफ भी देखना है। हमें कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। ठीक है। और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाहिर है कि स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। सम टाइम एक इंसान ज्यादा काम कर लेता है, अगर वो ट्रैक पर चलता है और स्ट्रेटजी अच्छी रखता है, और बाजुकात वही काम 10 लोग मिलकर भी अच्छे अंदाज में नहीं कर पाते हैं अगर उनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं ये समझती हूँ ये जो भी तरमीम हुई है और इसमें जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जिसमें नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किए बगैर भी हम बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। अब एड हॉक जजेस लेंगे, रिटायर्ड जजेस को लेंगे आप दोबारा से? देखिए, ये जो बात है ना, ये तो एक अलग बात है। अभी मैं आपको पहली बात का जवाब दे दूं कि जब आप इसको 2 पार्ट्स में कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अलहदा चला जाएगा और बाकी अपीलें और रिविजन्स जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल वो अलग लगेंगी, तो ऐसी सूरत में जो सालों से पेंडिंग केसेस हैं उनकी टर्न आना शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग जो जेलों में बैठे हैं, ऐसे लोग जिनके ज़मीनों के मामलात हैं, सिविल केसेस हैं, उनकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, उनकी नंबर नहीं आ रहा, उनकी बारी नहीं आ रही, तो वो केस सुनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एक आम अवाम और एक आम इंसान को जो कि मुल्क का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, उसको इंसाफ की फराहमी निस्बतन आसान और थोड़ी जल्दी हो जाएगी। मैम, डिले जो है कम ठीक हो गया। मैम, इफ आई एम रॉन्ग, काइंडली करेक्ट मी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो शायद आईनी जो केसेस हैं उनकी तादाद 200 से कम है। आई थिंक 178, 177 या 179 इतने केसेस हैं। तो क्या सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं हवाले की बात करता हूं तो क्या सिर्फ सपोज हम 178 की बात कर लेते हैं, तो क्या सिर्फ 178 के लिए ही एक अलग बेंच को बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो इस वक्त की आप तादाद बता रहे हैं ना, केसेस की तादाद तो घटती और बढ़ती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस तो जो है वो आती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अगर आज 170 है, 117 है, कल वो 180 भी हो सकती है, 200 और 50, 500 भी हो सकती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज जो है ना मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ कि अभी आप ये बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी उसकी पार्टी का नाम है, सुन्नी इत्तेहाद, ये लोग जब सारी कंसेंसस डेवलप हो गया और मौलाना के साथ इनका कंसेंसस डेवलप हो गया इस तरमीम के ऊपर, और ये बार बार इनके मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने ये कहा भी कि ये तो वो वाली सारी क्लॉजेज है जो हमने कही थी और ये अब मान ली जाएंगी मौलाना के तवसत से। जब वो मान ली जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि बहुत जगहों पर ये बात वाजे हुई है कि तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनका कंसेंसस डेवलप हो गया, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक पेज पर आ गए। लेकिन फिर जब ये बानी के पास जाते हैं तो फिर वो इनकार कर देते हैं, जबकि इनका कहना और इनका मानना तो ये है कि इनकी पार्टी में बड़ी जबरदस्त किस्म की जमहूरियत है। अगर मुझे ये बताएं कि जहां 90 लोग खड़े होकर एक बात कह रहे हैं और एक इंसान दूसरी बात कर रहा है, ये जमहूरियत है, मलूकियत है, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है? ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं बदर साहब। बदर भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं अभी, सर मैंने को बात सुनी थी, आई थिंक
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि सर आप उनके एक साबिक जो हैं, आप उनके स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का आपके पास कुछ थोड़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन भी होगी कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि ये जो आईनी बेंचेस या आईनी जो कोर्ट्स हैं ये सूबों के लेवल तक भी होनी चाहिए। तो सर क्या आपके प्लान के अंदर या आपके जहन के अंदर इस तरह की कोई प्लानिंग है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है ये जो है ट्रिगर डाउन इफेक्ट जो है ये सूबों तक भी आएगा? जी बिल्कुल, ये जो आईनी बेंच है ना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेसिकली को आईनी कोर्ट्स बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि कंसेंसस बिल्ड करना था और तहरीक इंसाफ की जानिब से सर सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आईनी अदालतें बनना जा रही थी, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के दोस्त उस पर मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि वो इसको बेंच की शक्ल में देखना चाह रहे थे, इसलिए इसको बेंच बनाया गया। सर वो तो अब भी मुत्तफिक नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितनी कंसेंसस बिल्ड किया गया ना बेंच के ऊपर, इस पे तहरीक इंसाफ, JUIF, तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस चीज के ऊपर पीपल्स पार्टी को पुश किया कि आप अपना जो कोर्ट्स का मामला है ना, आईनी कोर्ट्स का, जी उससे आप स्टेप डाउन हो और आईनी बेंच लेके आए, और PTI भी इसके ऊपर एग्री होने के बाद बेंच बना और उसके ऊपर वो मामला हुआ। आप देखें कि ये सारी तैयारी हफ्ते वाले दिन होनी थी, लेकिन इतवार का वेट इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने बानी PTI से मिलके बताना था कि जी हम आके इसके ऊपर मुत्तफिक होंगे और हम बताएंगे, हमने सिर्फ परमिशन लेनी है। लेकिन जब वापस आए हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आप देखें कि फिर मौलाना साहब ने तो कमिटमेंट की थी कि हम आके वोट देंगे, और उन्होंने आके वोट दी, और ये अपनी कमिटमेंट से फिर पीछे हट गए और इन्होंने नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जो चूंकि एक कमिटमेंट कर चुके थे आईनी बेंच के हवाले से, तो वो आईनी बेंच सेंटर में भी बनेगा, फेडरल यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बनेगा, और तमाम सूबों के जो जस्टिस ये है हाई कोर्ट है उसके अंदर भी बनेंगे। और ये जो भी आपने बात की थी ना कि जी 200 के करीब केस हैं या 174 के करीब है, एक बात आपको बताऊं कि ये जो एक आईनी पिटीशन आती है ये कई माह ले जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपने तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद उसके ऊपर इन डेप्थ इनसाइट उसकी देखनी होती है, और उसके बाद जाके आपने करना होता है। आप देखें कि जब एक केस लगता रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते थे, तो उसके बाद सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है वो कई माह कई साल जो है वो पेंडिंग और डिले का शिकार हो जाते थे। तो अगर ये 200 केसेस कोई इन्होंने सुनना शुरू किया, इसके ऊपर कई साल लग जाएंगे। तो लिहाजा इस बेंच का, आईनी बेंच का बनना बहुत जरूरी था, ताकि जो आम लोगों का मसले मसाइल है, सिविल और क्रिमिनल अपील्स है, उसको जो है वो स्पीडी प्रोसेस में आए और उसको बाकी ऑनरेबल जजेस सुनना शुरू करें, ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो, जो कि साल वेट करना पड़ता था। और आप देखें ये जो सिविल केस जो सिविल कोर्ट से चलता है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसको कहते हैं दादा पोता केस के दादा शुरू करता था और फिर पोता जाके इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट में परसू करता था। तो ये 30 साल का 25 साल 30 साल के लंबे वेटिंग केसेस है, इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरमीम की वजह से आवाम को फायदा होगा, इसमें वकला को सब लोगों को फायदा है। ठीक हो गया। उमर सिद्दीकी साहब, उमर भाई, अभी तो आपने दोनों साहबान की आपने गुफ्तगू सुनी है, और जो तरमीम आई है उसका पूरे का पूरा मसवदा जो कि साइंड है, अब तो वो इजीली अवेलेबल है हर जगह से, आपने भी डेफिनेटली उसको पढ़ा होगा। तो अभी जो ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने रुश्ता लोधी साहबा की भी बात सुनी है, आपने बदर भाई की भी बात सुनी है, तो क्या अभी तक सर, हालांकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड से क्लियर होना शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है क्यों इसको मुतनाज़ा समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बैरिस्टर सैफ की बात करता हूं, तो बैरिस्टर सैफ ने तो आज बड़ा ज़बरदस्त सा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम हुकूमत में आएंगे, तो सबसे पहले हम इस मुतनाज़ा जो ये तरमीम है, यानी कि 26वीं तरमीम है, इसको फॉरफिट कर देंगे और हम अपनी 27th जो है ना अमेंडमेंट वो लेके आएंगे। सर ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स का उनका लहू गरमाने, तड़पाने और उनको मुतहर्रिक रखने के लिए सर ये गुफ्तगू हो रही है?
नहीं सर, दुरानी साहब, सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात जो मैं बीच में करना चाह रहा था। जी जी। जैसा कि मेरी बड़ी बहन रुशदा लोधी साहिबा ने एक बात की थी कि कहने को ये कहते हैं जी पीटीआई वाले के पीटीआई के अंदर जमहूरियत है, लेकिन ये सिर्फ एक बंदे की सुनते हैं। ठीक है। देखिए मैडम, कम से कम जब आपके ऊपर एक लोगो हो ना नून लीग का, तो फिर आप ये बात आप तो नहीं कर सकती, और आपको भी इस चीज का पता है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी यहाँ पर बैठकर सीएम नहीं बन सकती, आपको भी इस चीज का पता है। आप इस पार्टी में बैठकर आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उमर सिद्दीकी पंजाब का सीएम बन सकता है? मैं आपको ये बताने लगा हूं, बिल्कुल। मैं आपको आज हमारा एक चेयरमैन ऐसा बंदा बना है जो केपीके में, सर वो पीपल्स पार्टी से आया है, सर वो पीपल्स पार्टी से आया 6 माह पहले, सर 6 माह पहले पीपल्स पार्टी से आया, एतजाज हसन साहब लेके आए। सर मुझसे पूछें सर, मैं बता देता हूं आपको, एतजाज हसन ग्रुप है सर, खोसा ग्रुप को हमने साइड पे कर दिया ना सर जी। देखिए मैं एमपीए बन के यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ने मेरी वर्किंग को देखते हुए अगर यहाँ बिठा दिया तो आगे भी लेके जा सकती है। करता हूँ, और अल्लाह ताला जो जहांगीर बदर साहब उनके दर्जात भी बुलंद करे। मेरे वालिद साहब, क्योंकि आपको दरंगा पता है जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो नाइब कय्यम भी रह चुके हैं पंजाब के बड़ा अरसा, तो बदर साहब से उनके बड़े अच्छे मरासिम थे। तो इसीलिए मैं बदर साहब के यहाँ पर जो बेटे बैठे हुए, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये बात नहीं कर सकते जमहूरियत की, क्योंकि आपको भी पता है कि आपसे आधी उम्र का लड़का, आप उसको चेयरमैन साहब कह रहे होते हैं, सिर्फ एक पेपर पे पर्ची पर्स से निकली थी बेनजीर साहिबा की, उसके बिहाफ पर। तो इसलिए ये चीजें तो छोड़ दें, जमहूरियत हम लोग ये बातें करने के काबिल नहीं है जो दो पार्टी। चले सर, इसका मतलब हुआ उमर भाई, चले उमर भाई थोड़ा लाइटर नोट में, उमर भाई एक मिनट ठहरें, थोड़ा लाइटर नोट में सर, मेरा एक वो कहते हैं ना, एक गिरा आप ले लें लाइटर नोट में सर। ना नून लीग ये बात कर सकती है, ना पीटीआई बात अपना पीपल्स पार्टी बात कर सकती है, ना एएनपी बात कर सकती है, ना जमात इस्लामी बात कर सकती है, वो आप ठीक है, लेकिन सर तहरीक इंसाफ भी बात नहीं कर सकती। लिहाजा सर हम मेरा ख्याल है टॉपिक के ऊपर आए, वो ज्यादा बेहतर है, हम थोड़ा अच्छी गुफ्तगू करें ना सर, अच्छी गुफ्तगू करें, ज्यादा बेहतर। आसाम में आपकी बात से एग्री नहीं करती कि पीएमएलएन बात नहीं कर सकती, उसकी रीजन नहीं, एक मिनट आप मेरी बात भी सुने ना। बात ये है कि आज ही जब पार्लियामानी कमेटी का इजलास हो रहा था, तो उस वक्त जब पीटीआई के लोग उठ के चले गए कि जी हमने इसमें शामिल नहीं होना, तो आजम नज़ीर तारट लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर ने, जो सेनेटर भी हैं, उन्होंने लोगों को भेजा कि इनको मनाकर लेके आए। ये जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है कि आप आए और आकर बैठ कर इसको डिसीजन में शामिल हो। हालांकि अगर वो ना भी आते हैं डिसीजन तो तब भी हो जाता। दुरानी साहब हुआ क्या, देखें आजम नज़ीर तारट साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही कि जी इनको बुलाकर लेकर आए, ये जमहूरी रवैया था, बेशक था, और इनके इत्तेहादी फजल रहमान साहब ने भी इस चीज को बताया कि कितना कोई इनका जमहूरी रवैया के एक तरफ रोक रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की बीवियों को उठा रहे हैं, लोगों के बच्चों को उठा रहे हैं कि हम तो रोक रहे हैं, आ जाओ वरना हम घर से और भी लोग उठा लेंगे। फजल रहमान साहब का सेनेटर उठा लिया यार सर, मैं मान गया सर, आप बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ गया है, उमर भाई की आवाज़ जो है हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही। मैं अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब हम जो है थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को मैं आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। बेटियां बहनें तो पहले भी जो है ना वो उठाई गई हैं, और मैंने तो ये रवैया तक देखा है कि जब पार्लियामेंट के अंदर सूबाई असम्बली में पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त रमज़ान के अंदर पानी बंद कर दिया गया था, दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे, बाथरूम में पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, और लोग रोज़े के साथ थे और वहाँ पर बैठे हुए थे। ख़वातीन को अरेस्ट किया गया, मरियम नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, किस वक्त ऐसा, और पार्लियामेंट के अंदर बोलने की इजाजत नहीं होती थी अपोजिशन को। अब तो मैंने ये देखा है कि हमारे स्पीकर साहब इतना बैलेंस्ड रवैया रखते हैं, और पता चलता है कि वो सही मानों में कस्टोडियन है इस ईवान के, वो पता चलता है कि एक मुकद्दस ईवान के कस्टोडियन है, जब वो भरपूर अंदाज में अपोजिशन को भरपूर अंदाज में बात करने का, अपनी मौक़िफ़ बयान करने का मौका देते हैं। ठीक है उमर भाई, आई थिंक आपका थोड़ा सा वो जो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था वो आपकी साइड से जो है वो थोड़ा क्लियर हो गया, आपसे बात भी हो पा रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। अब सर आते हैं हम थोड़ा सा, अब वो क्या वो प्रोग्राम के आखिर की तरफ मैं जा रहा हूं, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा वो मसाला मसूला भी सर हम इसमें ऐड कर लें। वो अली अमीन गंडापुर साहब का सर बयान है, आपको पता है वो खुद कहते हैं कि मैं इस तरह के बयान देता हूं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा चलने चाहिए और उस पर ज़्यादा जो है ना वो व्यूज़ और सारा कुछ आना चाहिए सर। तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान की पीठ में घूरा जिन्होंने छुरा घोंपा है, मैं उनको पार्टी से निकाल देंगे। एग्रीड।
सर मुझे ये बताएं कि आपके कौन से पार्लियामेंटेरियन थे जो कि अगवाशुदा थे और उन्होंने ऐन वक्त नमाज उनको लाया गया और उनको एक बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ की जो इमामत के पीछे उनको खड़ा किया गया और उन्होंने वहाँ पे वोट डाले? पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं तो अब पूरा के पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा और जो एहतजाज का दायरा जो है ना उसकी क़यादत मैं खुद करूंगा। सर वो लाहौर वो नहीं आ सके, इस्लामाबाद से वो भाग गए, केपी के हाउस के अंदर वो छुप गए। सर जी सर थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे आप? जी सर बिल्कुल, मैं इसके ऊपर आपको पूरा डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा इस मोमेंट को, इस चीज को। सर मोमेंट बड़ा मजेदार मोमेंट बन रहा है ना सर, बड़ा क्रंची सी गुफ्तगू होगी ना सर इस पे। अब मेरे आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? सर लाउड एंड क्लियर, सर लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पीटीआई के लोग, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसने इनकी इमामत में नमाज पढ़ी, जो लोग अगवा थे वो क्यों अगवा थे, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। वो इसलिए अगवा थे क्योंकि हुकूमत, देखें आपको याद होगा कि एक बहुत जबरदस्त किस्म के माउथ पीस हैं किसी के, उन्होंने कहा कि 21 को मेरी बर्थडे है तो हम लोग 20 को या 21 को पेस्ट्री खाएंगे, याद है आपको? सर मुझे याद है, सर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सर, जब सेनेट के इलेक्शन हुए। सर एक मिनट सर, मुझे बोलने देना, मैं बताने लगा हूं कि कितने सर मैं उस पेस्ट्री की बात कर रहा हूं सर, उमर भाई पेस्ट्री की बात कर रहा हूं मुझसे। सर अगर आपने मेरे मुंह में पानी ले आए तो सर मुझसे भी सुन लेना सर जी। हमने भी सर जी वो देखा था कि ज़मीर की आवाज़ के ऊपर सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ था और ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो थे ना वो 15 बंदों ने वोट कहीं और डाल दिया था, वो तो अगवा भी नहीं हुए थे सर। बिल्कुल सर वो पेस्ट्री नहीं थी, पूरा केक था सर, उमर भाई पूरा केक था। सब कुछ चला, हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई। आज बदर साहब बिल्कुल नून लीग के साथ हैं, जबरदस्त, सब कुछ भूल गए, वेरी गुड। खुशी हुई मुझे ये देखकर कि जिन्होंने 80s के एंड पे हेलीकॉप्टर्स यूज किए थे तस्वीरें फेंकने के लिए किसी खातून की, तो आज पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनके साथ है हर चीज में, जबरदस्त। इस बात का जवाब बदर भाई देंगे, इस बात का जवाब बदर भाई देंगे। हाँ, उसके अलावा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि इमामत की बात आपने की कि किस किसने नमाज पढ़ी। देखिए लॉजिक क्या था पीछे, लॉजिक ये था कि इन लोगों को कंफर्मेशन नहीं थी कि 25 से पहले या आप समझ लें कि 22-23, क्योंकि इन्होंने अभी दुबई जाना था किसी ने, फिर किसी ने अभी जाना था समिट के ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है वहां पे जाना था, किसी ने अपनी इंग्लैंड की टिकट कटवा ली है सर। हाँ, इन्होंने ये किया, इन्होंने टू बी ऑन द सेफर साइड पीटीआई के जितने लोग अगवा कर सकते थे या जिनकी कोई पीछे ड्रॉबैक था वो इन्होंने पूरा उसको यूज किया। इन द मीनवाइल क्योंकि इनको कंफर्मेशन नहीं थी कि फजलुर रहमान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, एंड पे वो मान गए तो इनके नंबर्स उधर से जो 2-4 बंदे इन्होंने बाहर से बुलाए उनके वो पूरे हो गए, ठीक है, बीएनपी पूरे कर गई नंबर। उसके अलावा फजलुर रहमान साहब इनके साथ मिल गए, ठीक है, वेरी गुड। कहां पे हुआ इनको, जब इन्होंने देखा वोट पूरे हो चुके हुए हैं तो ठीक है पीटीआई वालों को, फिर इनको हमने अगवा तो कर लिया है, इनको इनकी पार्टी के सामने भी अब गंदा करो। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखिए ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, सर हमेशा होता है सर। पंजाब असेंबली का इलेक्शन, सर पंजाब असेंबली का हुआ, परवेज इलाही के दौर में हुआ सर, परवेज इलाही के दौर में हुआ, अगवा हुए, गंदे हो गए, तहरीक एतमाद के मौके पे हुए, गंदे हो गए। हमने नहीं किया या ये पहले नहीं हुआ, ये होता रहा, करने वाले कौन है ये बदर साहब को पता है। उमर भाई अली अमीन गंडापुर पे आए सर, 2 मिनट देना सर अली अमीन गंडापुर साहब को भी। सर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब घुंघरुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। और मैं बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल भी मैं इस चीज को उनकी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, किसी सूरत में अप्रिशिएट नहीं करूंगा। बैरिस्टर साहब को मैं सिर्फ ये पिछले दिनों भी इनसे बात सुन रहा था, उनकी कुछ बातें देखें, असल में ना पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर थोड़ा सा कुछ इशू है। हाँ। जो इस वक्त, क्योंकि खान साहब ऑब्वियसली इस वक्त बैक पर नहीं है, खान साहब इस वक्त कैद में है, ठीक है, उनसे राब्ता होने नहीं दिया जा रहा, मुलाकातें होने नहीं दी जा रही, वकीलों को उठा लिया जाता है, फैमिलीज को उठा लिया जाता है, उनकी सगी बहनों को उठा लिया गया है, इस वक्त किसी से राब्ता नहीं है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। उमर भाई आपका पॉइंट आ रहा है, क्योंकि सर मुझे बार बार कहा जा रहा है वक्त की किल्लत है, तो मैं सर थोड़ा सा ना मैं चाहता हूं कि 2-2, 3-3 छोटी-छोटी चीजें 1 लाइनर सर मैं आप सबसे पूछ लूं। बदर भाई बात ये है कि ये सब कुछ हो गया, हर चीज होगी, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो सर अब आज से बात का सिनेरियो आप क्या देखते हैं सर? मैं तो यही देखता हूं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप ठीक है, इकोनॉमिक सूरत हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की और इंस्टीट्यूशंस का विद इन
हाउस इन ऑर्डर करना और बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑर्डिनेशन रखना ये जरूरी है, और ये नजर आएगा होते हुए, ताकि एक स्मूथ रनिंग से मुल्क चले और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात बेहतर हों, और तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स, तमाम लोग मिलके आपस में फैसले करें जिस तरह ये कंसेंसस बिल्ड करके किया, ताकि इस मुल्क के अंदर जो एक केओस और अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो। तो मुल्क को तो बेहतर होना चाहिए। अच्छा, नहीं अली भाई, एक चीज इसमें जरा काइंडली जरा मुझे उसको भी जरा मुझे थोड़ा सा मुझे समझा दीजिएगा कि जिस तरह अगर मैं आर्मी की बात करता हूँ, उसके अंदर सर होता यह है कि अगर आप किसी जूनियर आदमी को आप आर्मी चीफ लगाते हैं, सर उनसे भी 4-5 नाम आते हैं, वो वज़ीर आज़म के पास जाते हैं और वज़ीर आज़म जो है ना उनमें से किसी एक पे टिक गुड का निशान लगा देते हैं, और उसके बाद जो अगर वो निचले नंबर का होगा तो उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो अपना रिज़ाइन दे के घर चले जाते हैं। तो क्या सर अब यही रवश जो है हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखेंगे सर? इज इट पॉसिबल? अभी आपने हाई कोर्ट के अंदर देखा कि चौथे नंबर पे थी सीनियरिटी में जस्टिस ऑनरेबल आलिया नीलम साहिबा, उनको चीफ जस्टिस बनाया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। हाँ। सारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, दे आर कोलीग्स, दे हैव रिस्पेक्ट। अगर अल्लाह ताला किसी को मौका देता है, किसी को ऑनर देता है और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो इसमें कोई बोझ ऐसी चीज नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद फैसला किया कि चौथे नंबर से लाके उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, खातून चीफ जस्टिस बनी है, विच इज अ बिग थिंग। तो अगर इसके अंदर किसी को ऐसा मौका मिलता है, तो मैं नहीं समझता जजेस के अंदर कोई ऐसा मामला है वो सारी जिंदगी इतनी मेहनत करके, इतना तजर्बा लेके आखिर पे एज पे आके रिजाइन करके घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो किसी ना और किसी बेंच के अंदर बैठ के उस बेंच को हेड कर सकते हैं, केसेस सुन सकते हैं और चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर्मी की अपनी ट्रेडिशन है, आर्मी की अपनी ट्रेडिशन है, लेकिन जुडिशरी में तो अभी तक ऐसा कोई चीज हमने नहीं देखी। ठीक हो गया। इट मींस कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, ठीक हो गया, पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि किसी को जूनियर को चीफ जस्टिस सीनियरिटी में दूसरे तीसरे चौथे नंबर से लगाया जाए, तो जो सीनियर वाले लोग होते हैं उनको आप जबरदस्ती कहें या कोई ट्रेडिशन ऐसी। ठीक होगा सर, ठीक होगा, आपका पॉइंट आ गया। उमर भाई, वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर, यस या नो में काइंडली जरा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था नैब के हवाले से, और उसको बाद जब इस वक्त की हुकूमत जो पीडीएम गवर्नमेंट जो थी, जब उसने उसको कानून बनाने की कोशिश की, जिसको आप पीडीएम 2 भी कहते हैं, जब उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की तो आपके बानिए जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए उसके खिलाफ, लेकिन वो उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं दे सके, लिहाजा उसको बाकायदा कानून की शक्ल दे दी गई। और जैसे ही वो जिस दिन कानून बना, वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहले ही दरख्वास्त जो थी वो आपके बानिए तहरीक की जानब से गई थी कि जनाब इस कानून के तहत जो है मुझे प्ली दे दी जाए। इसी पहला बात। दूसरी बात ये कि अभी ये जो आईनी जो हुई है तरमीम, इसके ऊपर भी उन्होंने भरपूर जोर लगाया कि ये ना हो सके, लेकिन वो हो गई। लेकिन सबसे पहली जो बात की जा रही है, ये प्ली लेने की बात की जा रही है, वो आपके बानी तहरीक इंसाफ की जानब से ही है कि जनाब मेरे जितने भी केसेस हैं यहां से निकाल के आईनी बेंच के सामने रख दी जाए। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं चीज को नहीं रोक पाता, तो सबसे पहले बेनिफिट लेने के लिए भी मैं पहुंच जाता हूं। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नैब के कानून की जहां तक बात है, जवान साहब आपको भी पता है, वो बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, खान साहब ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बात कही थी कि बानी पीटीआई ने एक बात कही थी और बड़ी जेन्युइन बात कही थी कि मुझे पता है कि इसका फायदा मुझे भी होगा, लेकिन आप मेरे फायदे को छोड़ें और कौम का फायदा सोचें। जिसमें ऑब्वियसली होना वही था, जो फैसला सियासतदानों को बचाने के लिए आया गया। उसके बाद इंतजार हुसैन पंचौता जो कि गायब है, अल्लाह ताला उनके लिए। लेकिन सबसे पहली प्ली किसने दी थी सर? सबसे पहले दरखास्त किसने जमा करवाई थी? चले सर, ये नून लीग वाले मेरे साथ बैठे हैं। पंचौता साहब ने प्ली वहां पर दी कि ठीक है, फिर इस तरह तो खान साहब का तोशाखाना का केस खत्म हो गया है, तो आप काइंडली इसको जो है ना वहां से उठा दें। लेकिन उठाया गया? नहीं उठाया गया। ये अब देखें, कानून यहाँ पे वही बात है ना, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। ये आईनी बेंच, आपको क्या लगता है आईनी बेंच कल को कोई गेम उल्टी पड़ती है तो सबसे पहले नून लीग पीपल्स पार्टी ही कहेंगे जिसको खत्म करो। चले सर, जब होगा ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया उमर भाई, आपका पॉइंट आ गया। कल को जब होगा तो सर हम भी इसी तरह प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपके ऊपर एक चुपता हुआ सवाल आपकी तरफ मैंने फेंका है, इसी तरह ये तहरीक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी चुपते हुए सवाल मैं ही फेंकूंगा। मैडम, जाते जाते आखिरी जो है, आप क्या समझती हैं कि
यही बात जो मैंने अपना बदर साहब से बात पूछी थी कि आप क्या देख रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो आपकी अदलिया है वो किस हद तक स्मूथ हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि जैसे 18वीं तरमीम के बाद एक स्पेसिफिक जो अमल हमेशा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर होता था वो उसका एक हद तक उसको रोक दिया गया था, लेकिन अब 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के जरिए जो शब खून मारा जा रहा था या एक स्पेसिफिक अमल को किया जा रहा था, क्या उसको रोक दिया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं हसाम ये कहूँगी कि अभी आपने फरमाया था कि जी बैरिस्टर सैफ साहब ने फरमाया कि जी ये मुतनाज़ा तरमीम को जो है हम 27वीं तरमीम से जो वो इसको उलट देंगे। तो पहली बात तो ये कि मुतनाज़ा तरमीम तब होती अगर सब पार्टियों का कंसेंसस डेवलप ही ना होता। इनकी अपनी पार्टी का कंसेंसस भी डेवलप हो गया, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम, अदलिया और तमाम इंस्टीट्यूशंस को इख्तलाफ करके इन्होंने एक मेरा वो जो है ना वो कौवा सफ़ेद है और हमने इधर ही खड़े रहना है, ये बेस बनाई। दूसरी बात ये कि इस तरमीम के बाद और इससे पहले अभी जैसे कि फरमाया गया है, मेरे भाई ने फरमाया कि मैडम आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इस वक्त हैं। जी बदर साहब और वो हाँ जी वो सीनियरिटी को तोड़ कर आई और बेहतरीन चीफ जस्टिस का नहीं, सीनियरिटी को तोड़ के नहीं आए आप, ये कि उनको नॉमिनेट किया गया। एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे आप एज के हिसाब से या उसको आप सीनियरिटी समझते हैं तो उस हिसाब से वो उनकी चॉइस नहीं है। उनको चीफ जस्टिस जब बनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट का तो उन्होंने अपना प्रूव किया है कि वो एक बेहतरीन चीफ जस्टिस है, क्योंकि जज के लिए परफॉर्मेंस जो है मैं ये समझती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो किस तरह से एज ए जस्टिस परफॉर्म कर रहा है। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि जी आइंदा जो है वो इससे क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन अभी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अभी मैं बताऊँ याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। बदर भाई आपके लिए भी, उमर सदीकी साहब आपके लिए भी, मैडम रुश्ता लोधी साहब आपके लिए भी कि याहिया अफरीदी साहब जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे उनको आगे नॉमिनेट कर दिया गया है। और अभी जो इतलात हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये इतलात नहीं मिल रही कि क्या आइदर उनकी जो है वो साइन हो चुके हैं वज़ीर आज़म की तरफ से और एडवाइस जो है सदर पाकिस्तान को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आई है कि याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी तकरारी कर दी गई है। अब अगर ये बात करते हैं तो आज के दिन की अगर मैं देखता हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि काजी फायद ईसा साहब है, उनकी रिटायरमेंट के अंदर अभी भी 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन अभी उनसे पहले ही उनका नॉमिनेट कर दिया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। तो इसका मतलब यह हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस दौड़ से जो बिल्कुल पीछे रह गए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। अब इसके क्या सिनेरियोज होंगे वो हम देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर। मुझे बार बार क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना अब प्रोग्राम को ख़त्म करें, और उसी दरमियान में ये क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ जो थी वो मैं मुझ तक पहुंची थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने कहा मैं अभी ही आप लोगों को इसको डिस्क्लोज कर दूं। नाजरीन, जो कायोस था वो इसी प्रोग्राम के अंदर ख़त्म हो गया, जो छुपन छुपाई का खेल था वो इसी प्रोग्राम के अंदर ख़त्म हो गया। हम जो हाइड एंड सीक कर रहे थे या पेंडोरा बॉक्स को हम लेके बैठे हुए थे वो तमाम की तमाम चीज़ें एक साइड हो गई और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकरारी हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब नए चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायद ईसा के जाने के बाद जब वो अपना ओहदा संभालेंगे तो वो किस सिस्टम को लेके चलेंगे, और काजी फायद ईसा जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद आया कि आईनी बेंच को ज्वाइन करते हैं या वो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुफ्तगू करेंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए। आप तमाम दोस्तों का, तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कल आपसे सेम वक्त सेम चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।